आज का जो भारत है उसमें हमें ये एहसास होता है कि आज का भारत अनब्रेकिंग इंडिया से अनब्रेकेबल इंडिया की तरफ जा रहा है। और ये एक बहुत ही शुभ साइन है, बहुत ही उम्दा साइन है। अनब्रेकिंग इंडिया नाम की बेस्ट सेलर बुक हमारे दोस्त जनाब संजय दीक्षित भाई की, जिसको पब्लिश किया संक्रांत जी ने अपने गरोदा प्रकाशन से। और ये किताब इस वक्त बहुत बड़ी डिबेट जनरेट कर रही है, सिर्फ किताबों की दुनिया में नहीं बल्कि समाज में, पॉलिटिक्स में, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में। मैं वेलकम करता हूँ आज के लाइव सुपर चैट में बहुत ही बढ़िया दोस्त और हमारे बहुत ही बढ़िया दानिश्वर और इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को आगे लेके जाने वाले संजय दीक्षित भाई। वेलकम संजय भाई, कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भारत की जब बात होती है और जो उसका जर्नी है, जो हमने देखे सारे अदवार, और जो आपकी किताब है, मैं अगर उसको किंडल से मैं खोलता हूँ तो मुझे वो बंगाल की पार्टीशन से लेके सीएए तक आप आ रहे हैं। हत्ता कि सीएए तो अभी कल की बात है, आप आज के फार्मर प्रोटेस्ट को भी छेड़ रहे हैं अपने टॉक शोज़ में। तो इस किताब को लिखने का जो ध्यान था वो कब आया आपको? जी सही पूछे तो ये जब आपका 370 को हटाया था जी, उस वक्त मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे और वो आर्टिकल्स जो थे वो बहुत पॉपुलर हुए थे। तो उसके बाद फिर मुझको जो मेरे पब्लिशर थे उस समय, ब्लूम्सबरी वालों ने, उन्होंने मुझको अप्रोच किया और कहा कि आप इस पर एक किताब लिखें। उसी के कुछ दिनों बाद ये सीएए भी चालू हो गया था, उस पर भी मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे। तो उसको देख के, वैसे तो मेरी जो एक ट्रायलॉजी चल रही थी, वो कृष्णा ट्रायलॉजी करके, उसकी 2 बुक्स लिख चुका था मैं, और तीसरी की तैयारी थी। तो तब तक उनका अचानक फ़ोन आया कि आप इस पर क्यों नहीं लिखते, हमें जल्दी हमें देख रहे हैं कि आपके आर्टिकल्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, तो इस पर आप हमको जल्दी से लिख के दे दीजिए। तो मैंने उनको हाँ कर ली और मैंने लिख के भी बहुत जल्दी से दे दिया। तो उसके तुरंत बाद कोविड आ गया और कोविड के चक्कर में सारी चीज़ें मुलतवी हो गई। फिर बाद में अगस्त सितंबर में फिर उन्होंने उसको अमेज़ॉन पे फाइनली लिस्ट किया, जब एडिटिंग वगैरह सारा काम कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद एक कंट्रोवर्सी हो गई, क्योंकि उन्होंने ये अंग्रेज़ों के चक्कर में, ये विलियम डैलरिम्पल वगैरह के चक्कर में, एक ऐसी किताब थी डेली राइट्स के ऊपर, वो उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से हटाई। तो फिर मैंने उस पर एतराज़ किया। मैंने कहा ये तो नहीं चलेगा कि आप जो हैं आज भी हिंदुस्तान को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे कि हम गोरों के ग़ुलाम हों। ठीक है, आपका जो प्रिंसिपल है वो गोरा हो सकता है, लेकिन आप हमारे ऑथर्स को इस तरह से नहीं ट्रीट कर सकते। तो उस पर उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। तो मैंने अपनी किताब उनके यहाँ से हटा ली। तो फिर उसमें 2-3 महीने का डिले हो गया। तो फिर आखिरकार ये 3 दिसंबर को ये आई है, लिस्ट हुई आके इस पे आपके और जो तब से ये बेस्ट सेलर हमारे चली आ रही है, जी। मतलब भारत में और जो अमेज़ॉन का जो जी बेस्ट हाँ, सेलर वो है। आने के तीसरे या चौथे दिन ये बेस्ट सेलर बन गई थी जी, और तब से ये लगातार अभी वहाँ पर कायम है। तो ये लगातार अब ये 8वां वीक है, कंटिन्यूअस 8th वीक ये भी चल रही है बेस्ट सेलर, विच इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ रिकॉर्ड। तो बात यह है कि आपकी किताब मुसलसल बेस्ट सेलर चल रही है। उसकी वजह यह है कि जो उसमें इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है वो अपनी जगह पे कायम है, इसीलिए आपकी किताब भी अपनी जगह पे कायम है। तो आज का जो भारत हमें दिखता है, मैं इसको कहता हूँ कि वो बिल्कुल मुख्तलिफ भारत है। सिर्फ 70 साल से मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि सैकड़ों सालों से जो भारत इन्वेजन से बना, उसके बाद ये पहला कोई ऐसा पीरियड आया है जिसमें खुल के पता चल रहा है कि ये भारत है। और इस वजह से भारत को क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड से। वही जो आपके पब्लिशर डेली राइट्स पे अपसेट थे, वो इस सिनेरियो पे भी अपसेट हैं। तो
सूरत क्या है आज के भारत की? नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि आज के भारत की सूरत ये है कि एक पुराना नैरेटिव था, जो मैं मानता हूँ, जो मैंने किताब में भी लिखा है कि जो भारत की जब बात हुई तो इसको तकसीम तो किया गया हिंदू मुसलमान के ऊपर, और बाद में क्या हुआ कि सूरत हाल ऐसे बने कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए सारी तशद्दुद की थी और सारा झगड़ा किया था, वो तो रह गए पीछे भारत में और बन गए सेक्युलर। और जो बेचारे लड़ रहे थे एक अखंड भारत के लिए, और जिनको भाग के आना पड़ा अपनी जान बचा के वेस्ट पाकिस्तान से, वो जब यहाँ आए और उन्होंने अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश की तो उनको सबको कम्युनल करार कर दिया गया। एक सेक्युलर स्टेट बन गई जिसमें ये हुआ कि साहब के जो तमाम मुस्लिम आबादी है उसके लिए पाकिस्तान तो एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी बन गई, और भारत को भी उन्होंने जॉइंट प्रॉपर्टी करार कर दिया। अब वो जो एक अजीब सा मसला जो क्रिएट हुआ वो पिछले 70 साल से चलता आ रहा है, और उसमें भी जो हमारी जो सेक्युलर थी, अगर वो सही में सेक्युलर रहती, जैसे वेस्ट में जिसको सेक्युलर कहते हैं, अगर उस तरह से रहती, क्योंकि वेस्ट में सेक्युलर का मतलब होता है कि स्टेट सेक्युलर है, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। यहाँ कुछ अजीब ही वाक़या हो गया। यहाँ पे स्टेट तो हर तरह से डिस्क्रिमिनेट कर रही है। स्टेट जो है वो आपकी सो कॉल्ड माइनॉरिटी, स्पेशली जो पावरफुल माइनॉरिटीज़ हैं, दो जो ग्लोबल माइनॉरिटीज़ हैं, जो बिग ग्लोबल मेजॉरिटीज़ हैं, उनको तो प्रिविलेज कर रही है, अपीज़ कर रही है, और सोसाइटी से ये कहा जा रहा है, मेजॉरिटी सोसाइटी से, कि आप सेकुलर रहो। अरे भाई, सोसाइटी थोड़ी सेकुलर होती है, स्टेट सेकुलर होती है। तो ये जो एक फंडामेंटल डायकोटमी है वो लगातार कर रही थी, और कम से कम ये डिस्कोर्स बदला है। हालांकि मोदी जी की सरकार ने आने के बाद स्टेट के कैरेक्टर में कोई ऐसा बदलाव नहीं लाया, लेकिन सोसाइटी अब ये कह रही है कि भाई हम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि सोसाइटी का ये राइट है, कि हिंदू का ये राइट है कि वो हिंदू रहे, जिस तरह से मुसलमान अपना राइट असर्ट करते हैं या क्रिश्चियन अपना राइट असर्ट करते हैं कि वो मुसलमान और उनकी क्रिश्चियन आइडेंटिटी कायम रखती है, उसी तरह से हमारा भी ये राइट है कि हम अपनी जो हिंदू आइडेंटिटी है उसको हम कायम रखना चाहते हैं, और अब हम ये कह रहे हैं कि हम इसको रखेंगे। और अब इस सूरत पे हम लोग हैं कि हम इसको असर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में लिख रहे हैं, और ये जो करेक्ट नैरेटिव होना चाहिए उसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम उस करेक्ट नैरेटिव को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। देखिए, आपने सेकुलरिज्म की बात की, और आप और मैं कई बार सेकुलरिज्म के जो ड्रामे भारत में खेले गए, जो सेकुलरिज्म की एक्चुअल स्पिरिट है, उससे हट के जो कुछ वहाँ पे बातें हुई सेकुलरिज्म के नाम पे, इसमें हम बातचीत कर चुके हैं। हम इसमें तो खैर ज़्यादा आज बातचीत नहीं करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब ये किताब छपती है तो इतनी इम्पॉर्टेंट किताब, लेकिन वो जो सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट हैं, जो सेकुलरिज्म की मीनिंग ही नहीं समझते, लेकिन वो अपने आप को सेकुलर कहलवाते हैं, वो इस पे क्या रिएक्शन देते हैं? कुछ इस पर रिएक्शन उनका सामने आया? नहीं, वो सारे के सारे लोग अभी इसे इग्नोर करने में लगे हुए हैं। अच्छा, वो भी एक रिएक्शन होता है उनकी तरफ से ना, एलीट रिएक्शन है कि वी डोंट केयर। एक तो हमारे सेक्युलर बड़े राइटर्स और बड़े पब्लिशर्स जो हैं, बड़े पोर्टल चलाने वाले, उनको मैंने कहा भी भाई करो कुछ, बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप। राइट। जैसे कि मान लीजिए वो कुछ कर देंगे तो उनकी तरफ से कोई गुस्ताखी हो जाएगी। राइट। तो देखिए, ये फिर इसका मतलब ये है कि अभी भारत में जो तब्दीलियां आ रही हैं, तब्दीलियां इन मानों में जो एक अटैचमेंट है अपनी सिविलाइजेशन के साथ, वो जनता की जो अक्सरियत है वो अब जान चुकी है, महसूस कर चुकी है, उसके रास्ते पर है। लेकिन जो डिस्कोर्स चलाने वाले इदारे हैं, जो बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउसेस हैं, जो बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं, और जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिबेट को आगे लेकर चलते हैं, वो अभी तक जनता की जो उमंगें हैं उनसे परे हैं। क्या मैं जो समझ रहा हूँ ऐसा है अभी भी? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। और वो आप देखते होंगे कि वो जो जिसको कह सकते हैं कि जो
सेक्युलरिज्म के हमारे यहाँ पिलर्स हैं, या जो स्तंभ जिनको बोलते हैं, वो आपके आर्ट वर्ल्ड के, लिटरेचर वर्ल्ड के, बॉलीवुड के, पब्लिशिंग वर्ल्ड के, वो बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। और उसके आप देखें कि जैसे एग्जांपल ले लें अगर अभी बॉलीवुड का ही, जी तो वहाँ पर जैसे कि मेजॉरिटी हिंदूज को इंसल्ट करने के लिए जिस तरह के तरीके गढ़े जा रहे हैं, उसकी एक तरह से बाढ़ आई हुई है, जिसको मैं ये मानता हूँ कि वो एक रिएक्शन है, कि उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि ये जिम्मी लोग जिनको हमने इतने दिनों से दबा के रखा था, अब एक तरह से हम जो हमारे सेक्युलरिस्ट थे उनके जिम्मी बने हुए थे पुराने ज़माने में, इस्लामी जिम्मी रखा करते थे। जी जी। और उसके बाद पिछले 70 साल में ये जो सेक्युलरिस्ट है, उन्होंने हिंदुओं को जिम्मी की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। तो जब हिंदू जो है वो जिम्मी हुड से बाहर आने लगा, तब इनको आपने देखा होगा पिछले, आप तो चूंकि बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं भारत को, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से इनकी तरफ से एक मिलिटेंट रिएक्शन आ रहा है, और जैसे जैसे जनता इनको नकार रही है, इनका तिरस्कार कर रही है, और इनको अब चैलेंज मिलने लगा है, तो ये तरह तरह की अपनी कंस्पिरेसीज लेके आते हैं। जैसे और कुछ नहीं होगा तो अर्नब गोस्वामी को टारगेट करेंगे, यूट्यूब चैनल्स को टारगेट करेंगे, या फिर आपके सिलेक्टिवली ये आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को टारगेट करेंगे। ये सारा काम ये लोग कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि इनका जो इंस्पिरेशन है वो मुझे लग रहा है कि आजकल वेस्ट से आ रहा है, क्योंकि वेस्ट में भी ये बहुत कुछ पूरी तरह से चल गया है। ये पॉलिटिकल करेक्टनेस जो है वो वेस्ट में तो एक बीमारी की तरह फैल गई है, बिल्कुल एक वायरस की तरह, कोविड वायरस की तरह ये पॉलिटिकल करेक्टनेस की बीमारी वेस्ट में ज़्यादा फैली है। हम तो फिर भी उसको जो है अब चैलेंज कर रहे हैं, उसको काउंटर कर रहे हैं, उससे ऊपर बढ़ के आ रहे हैं, उससे बाहर निकल रहे हैं। लेकिन ये अभी भी जो वेस्ट में हुआ है पिछले कुछ सालों में, उसका एग्जाम्पल लेके आवाज़ हमारी दबाने की कोशिश करते रहते हैं। आपने बात की कि पॉलिटिकल करेक्टनेस की और खोखले लेफ्टिज़म की जो बीमारियां हैं वो वेस्ट में फैली हैं। मैं सिर्फ इसमें संजय भाई एक बात का इजाफा करना चाहूँगा कि वो यहाँ की सिर्फ बीमारियां ही नहीं है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट बन गए हैं पावर को अपने हाथ में लेने के लिए। वही वेस्टेड इंटरेस्ट बने रहे भारत में भी। अब बात यह है कि आपकी किताब वहाँ से छपती है, आप पूरा नतारा करते हैं, पूरा मिरर दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर वेस्ट में भी आपकी किताब के जो बिल्कुल ऑपोजिट नैरेटिव है वो चल रहा है, पुराने वाला नैरेटिव चल रहा है। बहरहाल चलता रहेगा। हमें ज़रा इस किताब के हवाले से बताइए कि जो थीसिस आपने इस किताब में बिल्ड किया, वो थीसिस आपका बुनियादी तौर पर है क्या, ताकि हमारे व्यूअर्स जिन्होंने ये किताब नहीं पढ़ी वो आपसे जान सकें और फिर वो किताब को ख़रीदें और मज़ीद उसको जानें। अगर ब्रीफ में बताएं इसका जो नैरेटिव है, तो उसका नैरेटिव ये है कि 1920 का जो खिलाफत मूवमेंट हुआ, वहाँ से एक गलती शुरू की जो हमारा मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, और उसने गलती ये शुरू की कि उसने जो इस्लामिक रिग्रेसिव एलिमेंट था उसको उसने एक रिकग्निशन दे दिया उससे पहले, और उसको कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस टाइम पे ये हुआ कि साहब कि इनको साथ लेके चलना ज़रूरी है। अच्छी बात थी, साथ लेके चलना ज़रूरी है, लेकिन साथ लेके चलना किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? साथ लेके चलना भारत की स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी है। अब उन्होंने, कुछ लोगों ने शुरू किया कि भाई हमें तुर्की को स्वतंत्र नहीं होने देना है, हमें तुर्की की इंडिपेंडेंस पे रोड़े डालने। अब तुर्की के इंडिपेंडेंस पे रोड़े डालने का जो नैरेटिव था, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को शामिल होने की कहीं ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक वो जो अपीजमेंट का कार्यक्रम शुरू हुआ वहाँ से, वो आखिर तक चलता रहा, और उसका जो नतीजा था वो मुल्क की तकसीम होने में तब्दील हुआ। और इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं थी क्योंकि बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था 1905 में, इसीलिए मैंने किताब जो है वो बंगाल के पार्टीशन से शुरू की। तो बंगाल का पार्टीशन बाद में जो जाके नलिफाई किया अंग्रेज़ों ने,
वो जो मूवमेंट चला था वो पूरी तरह से इंडिजिनस और पूरी तरह से जिसको कह सकते हैं हम कि उसमें किसी तरह की ये हिपोक्रेसी नहीं थी। और अनुशीलन समिति नाम का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था, और उस अनुशीलन समिति ने बहुत ही माकूल रेजिस्टेंस किया, और उसको हम ये कह सकते हैं कि वो उनको कोई इस तरह की हिपोक्रेसी उन्होंने नहीं की कि हम इसको नॉन वायलेंट ही रखेंगे। उसमें हर तरह से, जिस तरह से भी कर सकते थे, उन्हें जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ वायलेंट रेजिस्टेंस भी किया। और उससे अंग्रेज़ इतना अनर्व हो गए कि उन्होंने बंगाल का पार्टीशन जो था वो ख़त्म किया और वापस दोनों बंगाल को एक किया। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता थी, बहुत बड़ी सक्सेस थी, जिसके ऊपर इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिल्ड करना चाहिए था। लेकिन हुआ उल्टा उसका। उन्होंने क्या किया, अच्छा, इस बंगाल के पार्टीशन का भी जो ये अशराफिया मुल्ला मौलाना क्लास जिसको मैं बोलता हूँ, एएमएम, उस एएमएम ने उसका विरोध किया था। ढाका के सुल्तान जो थे वो सबसे बड़े बेनिफिशरी थे इसके बंगाल के पार्टीशन के। तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो पार्टीशन जो है वो अनडन हो, लेकिन वो हुआ, और वो पब्लिक मूवमेंट के चलते हुआ। तो बाद में ये सारे के सारे जो इसके गेन थे, और एक तरह से मैं कहता हूँ कि एक नेशनल कॉन्शियसनेस जो डेवलप हुई थी, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने की वजह से वो एक अपीजमेंट में बदल गई। एक बिल्कुल जिसको कहते हैं एक अजीबो गरीब सेक्युलरिज्म आ गया, जिसका रेसिप्रोकेशन तो होने का कोई सवाल ही नहीं। आज तक आप जानते हैं कि एएमएम क्लास ने लिया ही लिया है, देते तो कुछ है नहीं बदले में। ये एक तरफा प्यार करते हैं, मतलब ये एक तरफा प्यार की उम्मीद करते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं देते। और उसी हिकमत पे चलते हुए फिर इन्होंने ये देखा कि ये कांग्रेस वाले तो बेवकूफ़ है और मांगते जाओ। तो उनका बिल्कुल ये था कि कीप मेकिंग अपसर्ड डिमांड्स, और वो अपसर्ड डिमांड्स चलते चलते यहाँ तक पहुँच गई कि मुल्क के तकसीम में बदल गई, और कांग्रेसियों ने उसका कोई रेजिस्टेंस भी कोई ख़ास नहीं किया। तो ये एक इसमें इसका मैंने किताब में मेरे शुरू भाई पहले चैप्टर में ही मैंने इसको बाद में लिखा हुआ है, और ये पहला चैप्टर मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ जी। ये है आपके, ये जो मेरा किंडल एडिशन है। जी जी, मैं भी खोल रहा हूँ साथ साथ। जी हाँ, जी हाँ। तो इसके मैं बताता हूँ, ये है इसके पेज 15 पे। ठीक है, पेज 15 पे इसको बिल्कुल मैंने समअप किया है जी। इसको मैं पढ़ देता हूँ। जी, पढ़ दीजिए। कोटिंग एचवी शेषाद्री, सीताराम गोयल writes in his seminal book Muslim Separatism: Causes and Consequences in 1995. राइट। तो कहते हैं कि to start with, we want to take up what we consider to be its most important contribution, namely the unraveling of two behavior patterns, Muslim and national, which collaborated closely for years and precipitated partition in the final round. अब आगे जो कहते हैं वो बहुत समझने वाली चीज़ है। The Muslim behavior pattern was characterized by acrimony, accusations, complaints, demands, denunciations, and street riots. The national behavior pattern, on the other hand, was characterized by acquiescence, assent, cajolery, concessions, cowardice, self-reproach, and surrender. तो सब कुछ ये जो साइकी है, इसके फिर मेरा कमेंट है इसके ऊपर कि this understanding of the Muslim psyche is important for understanding not only the partition but also the present agitations against the Citizenship Amendment Act 2019 right. and the nullification of Article 370. राइट। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये सम अप की ये सारी की सारी बात।
आपने पीछे कहा कि इस किताब को लिखने का ज़्यादा ध्यान आर्टिकल 370 35A की एब्रोगेशन के कॉन्टेक्स्ट में हुआ, और ये एक पूरी की पूरी जिसे हम कह सकते हैं वो बैगेज है, जो वही मैं कहता हूँ कि इन्वेडर से शुरू होता है, ब्रिट्स आते हैं, और वो साइकी जिसका अभी आपने जिक्र किया, वो साइकी वही है कि कश्मीर में हम कम्युनल गेम खेलेंगे, यानी जो माइनॉरिटी पंडित हैं वो मैटर ही नहीं करते, यहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा चलेगा। ये सारे का सारा खेल तमाशा है। और फिर जो वहाँ पे तो चलिए इनकी मेजॉरिटी है, जो इनकी माइनॉरिटी पूरी कंट्री में है वो भी यही चाहती है कि निज़ाम मुस्तफ़ा ही बेअमल होगा। ये है पूरे का पूरा नैरेटिव। अनफॉर्चुनेटली कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ थीं और अभी भी हैं, वो सारे के सारे इसी नैरेटिव पे, कभी वो सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ के, कभी मॉडर्निज्म का लबादा ओढ़ के, लेकिन काम एक ही था कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को, अपने पावर सेंटर को कायम रखना है। इस सारी सूरत हाल में अब कश्मीर की सिचुएशन, जबकि आप और मैं बात कर रहे हैं, इत्तेफाक से ये वही महीना है, ये वही दिन है जब 31 बरस पहले जीनोसाइड कश्मीरी हिंदूज़ का हुआ, एक्सोडस हुआ। आज के दिन आप किताब लिखने के बाद आप क्या फ़ील करते हैं? कोई रिलीफ पंडितों के लिए, या उस रिलीफ का कोई रास्ता नज़र आ रहा है? देखिए, 70 साल की बीमारी जो है, एक जिसको क्रॉनिक एलिमेंट कहते हैं, वो 1 साल में तो हल हो नहीं सकता। ज़रूरत इस बात की है कि इसको हम जिस इरादे से ये 370 हटाया गया, वो इरादा हम कायम रखें, और वापस जो वो अपीज़मेंट वाला जो एक कुचक्र था, एक जो विशेष साइकिल था, उसी में वापस नहीं घुसते जाएं। अनफॉर्चुनेटली कुछ थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन लेवल्स पे अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल की प्रॉब्लम्स हैं वो तो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। जी, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि जो डॉक्ट्रिन लेवल की प्रॉब्लम्स हैं उनमें सॉल्व करने में अब बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जैसे इस्लाम के साथ प्रॉब्लम है, जो डॉक्ट्रिन है दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो इसलिए अगर आप बिहेवियरल लेवल पे कुछ थोड़ा बहुत कर भी ले तो वो फिर लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह सकता। लेकिन अगर प्रॉब्लम सिर्फ बिहेवियरल है तो फिर उसको रिफॉर्म किया जा सकता है, उसको लॉन्ग लास्टिंग वे में भी करेक्ट किया जा सकता है। तो मुझे ये दिखता है कि जो ज़्यादातर रिलीफ मिली है लोगों को वो जम्मू एरिया में मिली है, लेकिन जो वो कश्मीरी पंडितों का जो सवाल है कि वो कैसे रिहेबिलिटेट होंगे, अनफॉर्चुनेटली वो अभी भी, चूँकि जो मेजॉरिटी माइंडसेट है वहाँ पर कश्मीर में कि हम तो निज़ाम मुस्तफ़ा में हैं और निज़ाम मुस्तफ़ा में काफिर की कोई जगह नहीं है, वो जो नैरेटिव पिछले 70 साल से इस्टेब्लिश हुआ है, और वो इस्टेब्लिश किया है जमात इस्लामी ने वहाँ पे। सही बात देखिए तो वहाँ का जो नैरेटिव है कश्मीर का, वो पूरी नैरेटिव सेटिंग जमात इस्लामी ने की है। और जमात इस्लामी JNK जो है वो जमात इस्लामी हिंद से गवर्न नहीं हुई कभी भी, वो जमात इस्लामी पाकिस्तान का एफिलिएट थी। ये भी एक बड़ा अजीब सा एक वाक़या है जो मैंने अपनी किताब में लिखा है। तो जो जमात इस्लामी JNK है उसके रवैये में कोई ख़ास तब्दीली नहीं है। आप ये देखिए, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी, ये क्या थी? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तो जमात इस्लामी JNK का एक एक्सटेंशन ही तो थी। अब ये जमात इस्लामी को इन्होंने बैन किया है, लेकिन बैन को इफ़ेक्टिवली ये प्रोसिक्यूट कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझको दिखती है भारतीय निज़ाम में, और वो यूनिफॉर्म है, अक्रॉस स्टेट्स है, ये खाली JNK में हो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इनको ये लगता है कि जो जमात इस्लामी की प्रॉब्लम है, या जो और OIC की प्रॉब्लम है, या आपके कुछ दीगर इलाके जहाँ पर मुसलमान अच्छी तादाद में, वहाँ की जो प्रॉब्लम है, इनको ये लगता है कि ये समस्या जो है, ये प्रॉब्लम जो है, ये बिहेवियर की है। लेकिन मैंने इस किताब में ये एनालाइज करके ये पाया है और ये इस्टेब्लिश किया है कि ये प्रॉब्लम डॉक्ट्रिन की है।
और आप डॉक्ट्रिन को बदल नहीं सकते, लेकिन कम से कम आप ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम डॉक्ट्रिन की है और आपको उसको एज अ डॉक्ट्रिन एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो पॉलिटिकली करेक्ट डिस्कोर्स है जो भारत में भी रहता है, वो इसको एज अ डॉक्ट्रिन प्रॉब्लम ट्रीट करने के लिए तैयार नहीं है। ये इसमें समस्या आती है। देखिए, आपने बहुत ही ये एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता उठाया और ये आपकी किताब में भी ओवरवेलमिंगली डिस्कस हो रहा है, डॉक्ट्रिन की प्रॉब्लम जो है। अभी आपने पीछे इसका जिक्र भी किया कि असल जो है इशू यही है। अब रियलिटी ये है संजय भाई, ये डॉक्ट्रिन तो है और उस डॉक्ट्रिन के मानने वाले भी वट एवर 16 से 20 यानी 160 से 200 मिलियन लोग भी हैं एटलीस्ट भारत में, और आसपास के देशों में मिला के वो तो जो सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम देश हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन इंडोनेशिया, मलेशिया, वो कोई 600-700 मिलियन लोग बन जाते हैं। अब वो तो है। मुझे ये जो सबसे बड़ा मसला दिखता है कि भारत की जो हत्ता के इस वक्त की भी सरकार है और जो इस वक्त की ब्यूरोक्रेसी भी है, आप भी ब्यूरोक्रेसी का पार्ट रहे, जो ब्यूरोक्रेसी भी है वो उस डॉक्ट्रिन को, मैं ये नहीं कहता कि ख़त्म कर दें, वो सलूशन नहीं है, लेकिन उसको रिफॉर्म करने के लिए इदारे बनाने की गर्ज से कोई काम नज़र नहीं आता। तो आपकी जो क्रिटिसिज्म है, जो आपका जो उस पर नतारा है, वो अपनी जगह पे, लेकिन हमें ग्राउंड पे ये उसकी कोई इम्प्रूवमेंट की सिचुएशन नज़र आज भी नहीं आ रही, उस पर काम होता नज़र भी नहीं आ रहा। आप इसको कैसे देखते हैं? तो आप बात सही कह रहे हैं कि काम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप कुछ लोग जैसे हमारे आपके जैसे लोग इस चीज़ को पहचान रहे हैं और कम से कम एक बदलाव तो ये है कि इसके बारे में आजकल कम से कम बातचीत हो सकती है। आज से 10 साल पहले तो इसके बारे में बातचीत भी नहीं हो सकती थी। लेकिन तो इसके बारे में आजकल बातचीत करते हैं तो इस्लामोफोबिया का लग जाता है ना, वो लेबल। इस्लामोफोबिया का वेस्ट में तो लगता है। हमारे यहाँ तो इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि हमको कोई इस्लामोफोब कहा जाए, क्योंकि इसके बारे में हमारे साथ बहुत सारे और लोग भी बातचीत में जुड़ रहे हैं। जी जैसे मैंने ये एक नैरेटिव शुरू किया है कि ये सारा का सारा डॉक्ट्रिन जो है वो अशराफिया मुल्ला मौलाना क्लास का बनाया हुआ है और तकलीद के ज़रिए इन्होंने ग़ुलाम बना रखा है दूसरे मुसलमानों को, मेजॉरिटी मुसलमानों को, और उनके ऊपर ये राज करते हैं, उनके दिमागों के ऊपर राज करते हैं इस तकलीद के ज़रिए। तो इसकी कहीं ना कहीं इको आने लगी है। कुछ लोग जो है वो एक पसमानदा महाज है, वो ऊपर उठ के आने लगी है। वो कह रही है कि साहब हम तो इसी देश के हैं और हम इस निज़ाम में मुस्तफ़ा में यकीन नहीं रखते, हम असली सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं। ऐसे लोग आने लगे, ऐसी बातचीत होने लगी। तो मेरा अपने निज़ाम से यही उनसे एक गुजारिश रहती है, उनसे ये कहता हूँ कि भाई आप डॉक्ट्रिन को रिकॉग्नाइज करो। पहले सबसे पहले आप उसको अंडर द कारपेट मत डालो। आप ये मत कहो कि साहब कि ये तो जो टेरर है वो क्या बोलते हैं उसको, दहशतगर्दी या नहीं, दहशत, टेरर इज नॉट रिलीजन, या जी जी जी, वो उसके लिए एक ये भी कहा करते थे ना कि ऑल मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट। बिल्कुल ट्रू बात है, बट अनफॉर्चुनेटली दीज डेज मोस्ट टेररिस्ट आर मुस्लिम्स। यस। तो ये कहते हैं ना कि भाई टेरर इज नॉट रिलीजन, टेरर एंड रिलीजन, इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन ऑफ टेरर। टेररिस्ट आर नॉट मुस्लिम्स। जी ये जो एक मैं तो इसको बहुत ही एक जिसको कहूँगा कि एक नादानी सा, एक बड़ा मासूमियत से भरा हुआ एक नैरेटिव है कि साहब ये जो है कि टेरर हैज़ नथिंग टू डू विद इस्लाम। जी All the terrorists, they swear by the Islamic principles only. After all, we know, हमें पता है कि बगदादी जो था वो इस्लाम में PhD रखता था, और हमें पता है कि जो उसामा बिन लादेन था वो हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर था। ये सबको पता है, और इससे आंख मूंदने से कुछ नहीं होगा। आपको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि ये जो सारी समस्याएं हैं ये मेन स्ट्रीम इस्लामिक नैरेटिव से आने लगी है, आई हैं। और जब सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस ये रिकॉग्नाइज करने लगा है, तो कम से कम सब कॉन्टिनेंट में जो अपने आप को ऑफिशियली, जो आपके कुफू कफात के सिद्धांत मानते हैं और अपने आप को अरबी गुलाम मानते हैं ऑफिशियली, तो उनको अपने जो आका जो कह रहे हैं उसकी बात तो अब तो माननी शुरू कर देनी चाहिए।
और कम से कम जो हमारे जो जो रूलिंग क्लास है और जो मेजॉरिटी हिंदू है, उसको अपने आप को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। ये किताब उसी का प्रयास है कि वो जो अंधेरा है उनकी आंखों के सामने, उसको छांट दो। पहले ये बताओ कि ये जो सारी समस्या है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्रिन। प्लीज रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्रिन फर्स्ट। जब तक आप डायग्नोसिस नहीं करेंगे तब तक आप इलाज भी नहीं सोच पाएंगे। पहले डायग्नोसिस तो सही कीजिए। मसला ये है कि फिर मेरा वही सवाल है संजय भाई, कि ये जो डॉक्ट्रिन है इसको रिकग्नाइज चलिए करना शुरू कर दिया, सरकार ने तो रिकग्नाइज किया हुआ है, लेकिन इस नहीं किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, बिल्कुल नहीं किया हुआ। चलिए वो फिर भी अभी बड़ी वैसी मीठी मीठी बातें करते रहते हैं कि नहीं ठीक है, साहब, चलिए चलिए वो मीठी मीठी ये बातें सूफी इस्लाम है। अब वो सूफी के बारे पॉलिटिकली में बातें हमारा करें जो आपका भी कुछ डायलॉग पूरा हो चुका है, जानते हैं नहीं कि नहीं वो साहब मैं समझता हूँ, पीसफुल है। वो ठीक है, चलिए ये सब बातें पॉलिटिकल लेवल पे करते रहें। मेरा इशू ये है कि उसको रिफॉर्म करने की, उसको मॉडर्नाइज करने की कोई एफर्ट्स नहीं होती। देखिए, अगर हम क्रिश्चियनिटी की बैकग्राउंड में भी जाएंगे, अगर उसके हम लिटरल मीनिंग में जाएंगे तो कोई बहुत बढ़िया मीनिंग नहीं है। वो बिल्कुल सब सही। का सब मॉडर्नाइज हुआ है, रिफॉर्म हुआ है। इसमें मॉडर्नाइज और रिफॉर्म करने के लिए अब ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हम लोगों की, जैसे मैं हूँ, तारिक फ़तह हैं और सबूही ख़ान है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हमारे साथ ना तो समाज खड़ा है ना सरकार खड़ी है। हम बड़ी सहूलत से ऐसे मॉडर्न इंस्टीट्यूट खड़े कर सकते हैं जो इस्लाम को 21वीं सदी में लेकर आ सकते हैं। मैं उसकी एक्सप्लेनेशन में यहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि वो स्ट्रेटजी में रिवील नहीं करना चाहता। लेकिन हमारे साथ सरकारें तो दूर की बात है, समाज भी नहीं खड़ा इनफैक्ट। तो अब रिकग्निशन का क्या फ़ायदा जब इसकी सलूशन के लिए कोई विल नज़र नहीं आती, ना सोसाइटी में, ना सरकार में, ना पॉलिसी मेकर्स में, और ना ही जो है इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में। तो आपकी जो ये बात है आपकी किताब में, वो इम्पॉर्टेंट तो है, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, और वो आपकी इस किताब में बहुत ही ये ओवरवेलमिंगली बात, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके बगैर ये सारे बाकी मसाइल हल ही नहीं हो सकते। लेकिन उस पे काम करने का जो है सरकार की ज़िम्मेदारी, समाज की ज़िम्मेदारी, वो कहीं नहीं है। मैं इस पे ये ज़्यादा जोर देता हूँ। आप कैसे देखते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये रिकॉग्निशन के बाद जो अगला पड़ाव है वो उसको इम्प्लीमेंट करने का है। और उस इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं ये मानता हूँ कि आप बात सही कह रहे हैं कि ये समाज की जिम्मेदारी है और मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी है। लेकिन समस्या वही आ जाती है कि जो मुस्लिम समाज है, और ख़ास तौर से जिसमें आप ये मान लें कि 90% क्या 95% जो है वो कन्वर्ट्स हैं हिंदुस्तान में, और वो जो 95% कन्वर्ट्स हैं वो इस डॉक्ट्रिन की वजह से, ये जो एक छोटा सा तबका है अशराफिया मुल्ला मौलाना क्लास जो है, इसके ग़ुलामी करता है। अब इनको इस ग़ुलामी का एहसास दिला के इनको ग़ुलामी से थोड़ा सा ढील दें, तब तो ये बात करने लायक हों। हमारे समाज की क्या, हमारे गवर्नमेंट की क्या प्रॉब्लम है? मैं गवर्नमेंट की प्रॉब्लम से एक नटशेल में बोलता हूँ। जी। स्टार्टिंग 1920, जब से यह खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था, तब से लेके और आज तक, और उसमें मैं बीजेपी सरकार को शामिल करता हूँ, ये जब भी बात आती है मुसलमान की, तो मुसलमान को ये एक रंग में देखते हैं और मुसलमानों का नुमाइंदा इसी अशराफिया मुल्ला मौलाना क्लास को मानते हैं। और मुसलमानों के बाद में कोई भी तजवीज़ हो, कोई भी किसी भी तरह का चर्चा हो, वो इसी तबके से करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है वो आज तक चली आ रही है। इसको रिकॉग्नाइज करके कम से कम इनको नीचे तो जाना चाहिए। आज भी आप माइनॉरिटीज़ कमीशन बनाते हैं जिसका एक किसी सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई किसी तरह का कोई वजूद नहीं होना चाहिए, फिर भी आप माइनॉरिटीज़ कमीशन बनाते हैं। तो आप कम से कम माइनॉरिटी कमीशन में तो जो छोटी माइनॉरिटीज़ हैं उनका ध्यान रखिए। उस माइनॉरिटी कमीशन में आज तक मुसलमान के अलावा कोई चेयरमैन नहीं हुआ। ये किस तरह का ढकोसला है? उसमें भी आप
मुसलमान को भी बनाते हैं तो वो सैयद और शेख ही होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा आप ये देख सकते हैं कि एक बैकवर्ड क्लास मूवमेंट हिंदुओं में शुरू हुआ और वो आज तक यहाँ तक है कि साहब की जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो भी एक बैकवर्ड क्लास से आता है, उसमें कहीं किसी को कोई मसला नहीं है। लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है तो वो अशराफ ही होगा, वो मौलवी ही होगा, और जो वो कहेगा वो एक समाज की जो है वो एक पक्की आवाज़ होगी। ये किस तरह का मसला चल रहा है? इसको भी अगर रिफॉर्म कर ले जाएं और नीचे से लोगों को लाने लगे, कुछ पसमानदा क्लास को ऊपर लाएं, किसी और तरह के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दें, तो भी कुछ हो। और फिर माइनॉरिटी कमीशन में जो छोटी माइनॉरिटीज़ हैं उनको आगे लाएं। देखिए, बात ये है कि जब आप समाज की बात करते हैं, बेहतरी के लिए हमने बात की, मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम समाज की ही ज़िम्मेदारी है। मैं खुल के बात करता हूँ, ये पूरी इंसानी समाज की ज़िम्मेदारी है, चूँकि इन इशू से, इस डॉक्ट्रिन की माइंडसेट से मुस्लिम समाज से ज़्यादा सफ़र तो वेस्टर्न वर्ल्ड हो रही है, मुस्लिम समाज से ज़्यादा सफ़र तो हमारे हिंदू बहन भाई अक्रॉस द बोर्ड हो रहे हैं। तो फिर उनको कम से कम कंट्रीब्यूट तो करना होगा उस रिफॉर्म के प्रोसेस के लिए। चूँकि देखिए, टेररिज्म की बात होती है, टेररिज्म के जो होते हैं इंसिडेंसेस वो तो कभी कभी होते हैं, सुबह शाम 24/7 तो नहीं होते, मगर जो सोशल फैब्रिक है मुस्लिम समाज का, एलियनेशन वाला जो मुस्लिम समाज का सोशल फैब्रिक है कि जी हम मुख्तलिफ हैं, बाकी मुख्तलिफ हैं हमसे, ये एक रवैया वेस्ट से लेके भारत में है, ये तो 24/7 सरों पे है ना। ये जो माइंडसेट की तब्दीली है, इसके बगैर समाज में तब्दीली नहीं होगी, इसके बगैर टेररिज्म पे काबू नहीं पाया जाएगा। खैर, ये वो बातें हैं जिस पे हम बातचीत तो करेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस भी लेना शुरू करते हैं जल्दी, ताकि लोग जो आपकी किताब को पढ़ चुके हैं वो भी बात करें, जो आगे पढ़ना चाहते हैं वो भी बात करें। मगर इस डिबेट पर एक दो बातें और ज़रूरी करना चाहते हैं। जब आप अपनी किताब में सम अप करते हैं आज की सिचुएशन को, तो उस सम अप करते हुए जो सीए का मंज़र है उसको, और जो इस वक्त की बातें जो आप और मैं कर रहे हैं माइंडसेट की, डॉक्ट्रिन की माइंडसेट की, आप उसको आगे कैसे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? मैं तो एक बड़ी स्पष्ट सी बात करता हूँ ये इसमें, और मेरा ये मानना है जो भी, क्योंकि मेरा एडमिनिस्ट्रेशन में भी 35 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि अपीजमेंट नेवर गेट्स यू एनीवेयर। क्योंकि अपीजमेंट किसका होता है? अपीजमेंट ऐसे तबके का होता है जो अनरीजनेबल होता है, तभी वो अपीजमेंट कहलाता है, वरना तो एक आप कहेंगे कि जेन्युइन कंसेशन हुआ। तो जो तबका इस तरह के डिसरप्शन में लगा हुआ है वो वही तबका है जिसने आज तक सारे डिसरप्शंस किए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। आपको ध्यान हो, मैंने किताब में भी लिखा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही बात होगी ना। ये आज हो रहा है, बीच में कश्मीर में हो रहा था कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फ़र्क कहाँ आया है? ये नैरेटिव तो उसी क्लास का उसी तरह से चल रहा है, और मेरा ये मानना है कि सरकार को इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करके इस तबके से बहुत ही सख्ती से पेश आना चाहिए। मैंने इस किताब में सरदार पटेल को कोट किया है कि जब उन्होंने माइनॉरिटी क्वेश्चन पे बात की थी, तो उन्होंने माइनॉरिटी क्वेश्चन पे कहा था कि तुम कैसी माइनॉरिटी हो भाई, तुम क्यों प्रिविलेजेस अपने लिए चाहते हो जब तुम ये कह रहे हो खुद। और उन्होंने एग्जांपल दिया था कि वो अगस्त 1947 में उस शख्स थे, उन्होंने ये माइनॉरिटी के बारे में डिस्कशन हो रहा था, तब उन्होंने कहा कि हम बहुत ही वेल लिट और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी हैं, और कह के जिस दिन उन्होंने स्पीच दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसके अगले दिन वो उठ के पाकिस्तान चले गए। तो कि जब तुम इतनी वेल लिट और ऑर्गेनाइज्ड हो, इतनी एग्रेसिव हो कि तुम 25% माइनॉरिटी थे और तुमने एक दूसरी कंट्री बना ली, तो तुम किस तरह की माइनॉरिटी हो?
फिर क्यों तुम अपने लिए स्पेशल स्टेटस और स्पेशल प्रिविलेजेस चाहते हो? क्योंकि फिर तो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि साहब आपने बनवा लिया और वापस यहीं रह गए। ये सरदार पटेल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा, मैंने कोट किया है पूरा जी इसके अंदर। इनफैक्ट कोट क्या किया मेरे ख्याल से, मैंने अपेंडिक्स में भी डाला है इसको शायद, ध्यान नहीं आ रहा मुझको। मैंने इसको पूरा कोट किया कि जी क्या कहा सरदार पटेल ने। तो मैं ये देखता हूँ कि सरदार पटेल की तरह साफ गोई तो कम से कम हमारी सरकार, आज की जो सरकार है, वो सरदार पटेल की साफ गोई तो लाए। वो ये कहने की स्थिति में तो हो तुम किस तरह की तुम्हारी डिमांड जो है वो किसी भी तरह से टेनेबल नहीं है, हम नहीं मानेंगे। आज की सरकार कह रही है ना, फार्मर्स से इतने दिन से बैठे हुए हैं, उनको हो गए 1.5 महीने से ऊपर हो गया बैठे हुए हैं, उनको साफ कह दिया ना कि भाई ये तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे, तुम कितने दिन बैठे रहो। तो इसी तरह से कि ये जो इनकी जो लीडरशिप या इनकी जो क़यादत करता है जो क्लास, उसको कह दे कि भाई तुम्हारी क़यादत एक तो हम नहीं मानते, हम तो सीधे बात करेंगे। इनकी सबसे बड़ी तकलीफ़ यही है कि हमारे लोगों से सीधे बात नहीं की जाए, हमारी दलाली क़ायम रहनी चाहिए। जिस तरह से ये जो फार्मर जो बैठे हुए हैं, जी ये सब दलालों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये इसलिए बैठे हुए हैं कि इनकी दलाली जा रही है, इनकी दलाली कायम नहीं हो रही, इसलिए ये यहाँ पे एजिटेट कर रहे हैं। 370 और सीएए के जो एजिटेशन हुआ, जो सीएए का एजिटेशन हुआ, वो भी इसी वजह से हुआ कि इनको ये डर लगा, ये जो अशराफिया मुल्ला मौलाना क्लास है, इसको ये डर लगा कि हमारी क़यादत ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से तो ये डायरेक्ट अप्रोच करने लगेगा मोदी अगर मुसलमानों को एज सिटीजन्स, तो फिर हमारी मजहबी पहचान ख़तरे में आ जाएगी। वही पुरानी बातें जिसको कहते थे, तो पहले दो कौमी नज़रिया था, फिर मिली तशख़्ख़ुस आ गया और अब मजहबी पहचान आ गया। कोई नैरेटिव में डिफरेंस नहीं है। तो ये चीज़ मैंने बहुत बार बार जोर दे के इसको एम्फेसाइज किया है कि ये जो है इनका पूरा मदीना प्लान फेल हुआ है। जो आपके 1947 में पार्टीशन के वक्त ये मुस्लिम लीग वालों ने कहा था कि साहब हम जा रहे हैं, और ये बरेलवियों का ये पूरा का पूरा नैरेटिव था जिन्होंने सपोर्ट किया था जिन्ना को, बरेलवी सूफ़ी फेडरेशन जिसको आप जानते हैं, उनका ये नैरेटिव था कि साहब कि हमें तो हज़रत की सुन्नत को फॉलो करना है, और वो सुन्नत ये है कि जहाँ हम कमज़ोर हैं उसको छोड़ के हम अपनी नई जगह जाएंगे, अपना नया मदीना बनाएंगे, और फिर उस मदीने से वापस हम मक्का को फ़तह करेंगे। तो ये नैरेटिव तो आज भी ग़ज़वा हिंद चिल्लाते हैं, तो इसी नैरेटिव के पीछे तो चिल्लाते हैं पाकिस्तान वाले जी। मुझे और तो इसीलिए वो बार बार नया मदीना की बात करते हैं आपके इमरान खान साहब। जी, मुझे वो जो है ना ग़ज़वा हिंद की वो जो नारे हैं वो तो अच्छे नहीं लगते अपनी जगह पे, मगर उससे ज़्यादा जो ख़तरनाक बात ये लगती है कि ग़ज़वा हिंद के नारे लगाए बगैर आप मॉडर्न लिबादे में वही अपनी सुपरमेसी की इच्छा रखें, वो मुझे उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात लगती है। सुपर चैट में हम बातचीत कर रहे हैं संजय डिक्सन भाई से, हमें क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, और इस किताब के हवाले से, अनब्रेकिंग इंडिया के हवाले से जो संजय डिक्सन भाई के भी व्यूज़ हैं और जो मेरे व्यूज़ भी हैं, और हमारे बहुत सारे व्यूज़ वैसे ही कॉमन हैं, चूँकि एक कॉमन नैरेटिव, मैं उसको कहता हूँ नैरेटिव परिवार हमारा बनता चला जा रहा है। और हम देखते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या क्वेश्चन आते हैं। संजय भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्पित जी ने क्वेश्चन पूछा है, वो टर्की की बात की अपनी बुक में संजय भाई ने भी और इस गुफ्तगू में भी, कि इज़ अर्दोगान सपोर्टिंग पाकिस्तान ऑन कश्मीर बिकॉज इंडिया रिकग्नाइजेस Kurds, Cyprus, and India does not support Turkey on acquiring nuclear weapons. Dixon Sahab and Tahir, you both are my favorites. Best wishes to both of you. Thank you very much, Arpit भाई। आपने क्वेश्चन सुना संजय भाई, तो वो अर्दोगान के हवाले से जो इस वक्त का मॉडर्न टर्की है, सो कॉल्ड मॉडर्न, जो बैकवर्ड हो गया है, कैसे देखते हैं इस क्वेश्चन? रिग्रेस कर गया। नहीं, मैं तो ये जो इनका सवाल है कि भारत कुर्ड्स को सपोर्ट करता है, तो ऐसी कोई ऑफिशियल पॉलिसी तो है नहीं। भारत का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि वो कुर्ड्स को सपोर्ट करता है। भारतीय जो हैं हमारे जैसे लोग, वो ज़रूर कहते हैं कि भाई कुर्ड्स को अपना मिलना चाहिए, क्योंकि उनके साथ प्रॉमिस किया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी उनके साथ प्रॉमिस किया गया था, और वो फिर दैट प्रॉमिस वाज ब्रोकन। तो
भारत की तो ये ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, तो इसलिए जो अर्दोगान कश्मीर के खिलाफ बोलता है, वो उसकी जो है वो दूसरी पॉलिटिक्स है, और वो पॉलिटिक्स जो है वो पैन इस्लामिज्म की जो उसकी पॉलिटिक्स है उससे अधिक रिलेटेड है। क्योंकि अब आप ये देखिए कि अरब वाला तो कोई नहीं बोलता, अरब वाला तो कोई भी पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं करता। तो ये जो नए खलीफा जो पैदा हो गए हैं ना, एर्दोगान साहब जो वापस खिलाफत उस्मानिया को वापस मुकम्मल करना चाहते हैं, तो वो इनकी जो खिलाफत उस्मानिया की जो चाह है उस चक्कर में वो अपने क्लाइंट्स बना रहे हैं, और पाकिस्तान उनका बड़ा सा आजकल विलिंग क्लाइंट है। अभी उसको वैसे भी ग़ुलाम रहने का शौक़ है, तो पहले अमेरिका का ग़ुलाम था, फिर अरबों का ग़ुलाम हुआ, अब वो तुर्की का ग़ुलाम होना चाहता है। लेकिन चाइना को तो खैर गुलाम बना हुआ है। और लेकिन ये अपनी जगह पे एक अफसोसनाक बात है कि कुर्द भी मुस्लिम हैं, और उनको 70-75 सालों से 4 मुस्लिम कंट्री सीरिया, इराक, ईरान और टर्की मार रहे हैं। ये है अफसोस की बात। क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं। जैसे गिरीश भाई का क्वेश्चन है, सम न्यूज़ इज़ कमिंग फ्रॉम कराची सिंध, इज़ ट्राई कलर पॉसिबल टिल सिंध। मैं इसका यही जवाब दे सकता हूँ, पाकिस्तान में ज़रा ये मुश्किल है अभी तिरंगे की बात, इसलिए कि वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी का काफ़ी शिकंजा है, चाइना उनके साथ है। भारत की तरफ से मैं ये खुल के कहता हूँ कोई ऐसी बड़ी एफर्ट नहीं है, मतलब सरकारों की तरफ से। वो जो बड़ी अच्छी बात की संजय भाई ने, भारतीयों की तरफ से तो है। जी संजय भाई, ये तो मेरी कमेंट्री, आप कैसे उसमें शामिल करेंगे अपनी बात? मैं आपसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ इस बात पे, और ये ज़रूर है कि मैं कई बार कह चुका हूँ, बलोच के हिमायती आप लोग भी हैं, हमारे तारिक फ़तेह साहब भी हैं, आरिफ अजकिया साहब भी हैं। इन सबसे मैं कहता हूँ कि आप अगर इन 3 अलग अलग जो टेरिटरीज़ हैं इनको ले लें, सिंध को और बलूचिस्तान को और पख्तूनिस्तान को, जी जी, तो इसमें सबसे मुश्किल आज़ादी जो है वो बलूचिस्तान की ही है। हालांकि सबसे ज़्यादा मूवमेंट वही है, राइट, और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से ये मान सकते हैं कि लगभग 60% पॉपुलेशन वहाँ की पूरी तरह से डिसअफेक्टेड है, और वो आज़ादी मांग रहे हैं खुले तौर से। लेकिन जो जोग्राफिकल सिचुएशन है, और जैसे उनको आसपास किसी जो उनसे जो लगते हुए मुल्क हैं उनका कोई सपोर्ट हासिल नहीं है, उसको लेके उनकी जो आज़ादी की मुहिम है वो सबसे मुश्किल है। सिंध की और पख्तूनों की, ये अगर कंपैरेटिवली देखें तो ज़्यादा आसान है। लेकिन पख्तून अभी आज़ादी मांग नहीं रहे, वो तो पाकिस्तान के अंदर ही अपना हक मांग रहे हैं। और सिंध में भी मुझे नहीं लगता कि इक्का दुक्का जो इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन जो आप देख रहे हैं उनके अलावा कोई ऐसा एक मुकम्मल कोई मूवमेंट चल रहा हो। तो अभी ये थोड़ी दूर की कौड़ी कही जाएगी आपसे, मैं इसमें इत्तेफाक रखता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और भी हमारे साथ क्वेश्चंस आ रहे हैं। उज्जवल जी का क्वेश्चन है कि व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन इस्लामिस्ट लाइक जैद हामिद, पीपल लाइक हिम आर हेल बेंट ऑन डूइंग ग़ज़वा हिंद। देखिए, इस पे पहले मैं बात करता हूँ कि जैद हामिद जैसे जो लोग हैं वो एक फैंटेसी हैं और डिस्ट्रैक्शन है, और वो अपनी जगह पे अम्यूज़मेंट भी हैं। लेकिन बाकी वो उनका क्या ग़ज़वा हिंद और उनकी क्या, वो जैसे कहते हैं वो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा वाली बात है। जी संजय भाई, आप क्या इजाफा करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ज़ैद हमीद इज़ अ कॉमिक रिलीफ मोस्ट टाइम्स, और वो तो क्या बोलते हैं कि वो तो हमारे जर्नैलों से भी बड़ा जर्नैल है। हाँ, तो इससे जर्नैलों की औकात का पता चलता है कितने बड़े वो कितनी बड़ी अम्यूज़मेंट है जर्नैल खुद। वो जो बात करता है कि वो जहाँ गए भाई इकबाल ने ये कहा था, तो जैसे आपके आलिम उलमा बात करते हैं ना कि साहब, अरे कुरान में ये लिखा हुआ है, अरे इस हदीस में ये लिखा हुआ है, उसी तरह से वह इकबाल ने ये कह दिया, जो इकबाल ने कहते हैं वो फाइनल हो गया।
तो वो पागल किस्म का आदमी है, लेकिन दिक्कत ये है कि कई बार दुनिया पागलों के पीछे ज्यादा चलने लगती है समझदारों के पीछे कम चलती है। तो वो अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा, अभी तक तो उसको ज्यादातर लोग पागल ही मानते हैं। जी। और अगर बहुत समझदार भी मान लेंगे तो क्या बिगाड़ लेंगे? ये भी बात सही है, उससे क्या क्या बिगाड़ लेंगे, दम भी तो होनी चाहिए। या और भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। टेक एंड हेल्थ टिप्स वालों का है, डू यू थिंक दिस मेस डन बाय कांग्रेस पार्टी एंड नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, डू यू थिंक दिस पीओके इशू इज डन बाय द कांग्रेस ओनली? जी संजय भाई। जी बिल्कुल, इट इज डन टोटली बाय कांग्रेस। जी, देयर वाज आपने नो किताब में खुल ओकेजन के ये फॉर, बात की है। मैं तो किताब में लिखा है पूरी जगह, देयर वाज नो ओकेजन फॉर हिम टू गो टू द यूनाइटेड नेशंस। यस। ये थोड़ी होता है कि साहब, जो आपने कभी सुना है कोई जो फौज जीत रही होती है वो कभी जाती है क्या यूनाइटेड नेशंस? ये अपनी किस्म का एक अकेला किस्सा है पूरी दुनिया में कि जो फौज जीत रही है वो यूनाइटेड नेशन चली जाती है। अनबिलीवेबल। मैस वाकई बड़ा है जो इन्होंने लिखा। और आपको तो वो मैस संजय भाई इसलिए भी बहुत नज़र आता है चूँकि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटेलेक्चुअल आंख से ही नहीं देखते, आपने तो अंदर सिस्टम में घुस के देखा है। और मैं समझता हूँ शायद कुड़े भी हैं आप बहुत। नहीं बिल्कुल साहब, मैं तो 35 साल से देख रहा हूँ। मैं तो जब अपने पहली पोस्टिंग थी, मैंने उसी में ये सेक्युलर नैरेटिव देख लिया था। एक दंगा हुआ था, उसमें अच्छी खासी बातचीत होकर ये तय हुआ कि एक रूट निकलेगा, और जो मोअज़्ज़िज़ लोग थे आपके मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उन्होंने अपनी हामी भर दी कि हाँ ठीक है, आप यहाँ से निकालिए, लेकिन आप कोई नारा वैसा नहीं लगाओगे जिससे हमें, तो हमने भाई कौन सा, तो कहे भारत माता की जय तक हमें एक्सेप्टेबल है। तो जो दूसरा पक्ष था उसने कहा, मेरी पहली पोस्टिंग थी, मैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट था। जी जी। तो उन्होंने बिल्कुल मान लिया कि ठीक है, भारत माता की जय से अलावा कोई नारा नहीं लगाएंगे। आरएसएस का जुलूस था, बड़े डिसिप्लिन लोग होते हैं। राइट राइट राइट। और जो तय हुआ था बिल्कुल उसी तरह से, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से वहाँ से भारत माता की जय के नारे लगाते हुए निकले। और उसके बाद भी मस्जिद के अंदर से हमला हो गया। ओह माय गॉड। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 1989 की। 19 जनवरी 1989, मुझे डेट आज तक याद है। अच्छा, वही दिन जो पंडितों के और एग्जोडस का। हाँ बिल्कुल। और मैं ड्यूटी पे था, लकीली बिल्कुल नया नया था, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था मुझको, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आई, मैंने एक राइफल पार्टी 4 लोगों की अपने पास रख ली थी अपने कब्जे में। तो सारी पुलिस फोर्स भाग गई। अब अकेले मैं, एक तरफ 200 मुसलमान और दूसरी तरफ 4000 बिल्कुल जिसको कहते हैं चार्ज्ड अप भीड़, और बीच में खड़ा होकर मैंने उनको सेपरेट रखा करीब 3 घंटे, जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं आ गए। और बाद में मेरे ऊपर ही चार्ज लगा और मुझको ट्रांसफर कर दिया गया ये कह के कि साहब ये आदमी कम्युनल है। मान गए। तो वो तो इसलिए तो मैं जी तो पहले दिन से देख रहा हूँ। that was my first substantive posting and I was only 3 months old in that posting. या वो कम्युनल चार्ज जो है वही सो कॉल्ड अशराफिया का, सो कॉल्ड ये जो सेकुलर हैं इनका कोई और बस नहीं चलता, तो वो बस कम्युनल चार्ज है। हालांकि कम्युनलिज्म के ये सबसे बड़े प्रचारक जबकि मैं आपको खुद कह रहा, अगर मैंने भी वो जगह छोड़ दी होती ना, जी जी तो जी। वो 200 लोगों में से एक आदमी नहीं बचता हाँ, जिनको बचाया आपने। जिनको मैंने बचाया। यस। फिर मेरे ऊपर चार्ज लगा कि और फिर उन्होंने भी चार्ज आपके खिलाफ लगा दिया। ये नहीं, उन्होंने नहीं लगाया जी, उन्होंने नहीं लगाया, जी जी, सॉरी, मेरे बॉसेस ने लगाया। वो बस अच्छा, ये उससे खतरनाक बात है। ये उससे भी खतरनाक। यानी जिस सिस्टम को आप शांत रखना चाहते हैं वो सिस्टम ही नहीं समझ रहा कि ये क्या खेल तमाशा है। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, हम लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। संजय जी, व्हाई डिड द सो कॉल्ड popular historian named Adre Turushke blocked you? Well, I don't know whether she is popular. I doubt whether she is popular at all. उससे ज़्यादा तो आप पॉपुलर हैं। And the fact is, this so-called popular historian, जी she is totally averse to facts. The जी moment you tell her a fact,
and she blocks you. That's मैं right. अकेला नहीं हूँ, किसी से भी पूछ लीजिए. As soon as you tell her the correct fact, she is going to block you. हाँ, ये एक बढ़िया रास्ता है कि डायलॉग का, कि आपने दूसरे की बात नहीं सुननी, नैरेटिव सिर्फ एक ही दुनिया में चलना है, वही अपने क्लब में ही चलाते हैं ये लोग. हाँ वही. लेकिन बदकिस्मती से वही आज के सोशल मीडिया का भी यही मुतालबा है कि जिस तरह हम सोचते हैं आप वैसा ही सोचेंगे, वरना आपको सस्पेंड कर देंगे. यानी दूसरे की बात सुनना नहीं है. ये एक बहुत फैसिज्म, रोनाल्ड रेगन ने कहा था ना, हाँ, if fascism ever comes to America, it will come in the garb of liberalism. वही हो रहा है. वही हो रहा है. आखिर में हम 2 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं. आकिफ अख्तर साहब का है कि सर क्या पाकिस्तान का दोबारा ब्रेक होना ज़रूरी है फॉर पीस इन रीजन? पहले मैं इसकी जवाब देता हूँ आकिफ साहब. देखिए, पाकिस्तान तो ब्रेक हो चुका हुआ है, दोबारा कब होना है ये एक अलग बात है. दोबारा तो क्या है, दोबारा हो चुका हुआ है 1971 में. मुझे तो पर्सनली समझ नहीं आती कि इसका नाम अब पाकिस्तान क्यों है, वो तो ख़त्म हो चुका हुआ है. अब तो कुछ और नाम होना चाहिए था. जैसे बांग्लादेश अब एक कंट्री है, जो रह गया था इधर का, उसका कुछ और नाम रख देते, पंजाब रख देते, वटेवर. लेकिन चूँकि उनमें भी अब उन्होंने एथनिक कम्यूनिटीज़ को शामिल किया हुआ है. मैं पर्सनली पाकिस्तान के फर्दर ब्रेकअप के बारे में मुझे कुछ, जैसे अभी संजय भाई ने कहा कि वो बड़ी दूर की कहानी लगती है, मेरा तो सिर्फ ये इशू है कि भाई आप अपनी ही इनोसेंट आवाम की ज़िंदगियां क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उनके बजट के बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर कश्मीर के नाम पे क्यों खा रहे हैं? कश्मीर का तो आप 1 इंच नहीं दे सकते, यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट. तो उनके हाल पे रहम करें, उनको पीस की राह दिखाएं. रीजन में पीस इसी बात से आएगा. जो संजय भाई, क्या आप समझते हैं? नहीं, आप बात आपकी जो है वो भी अपने जगह पे सही है. लेकिन अगर इसको हम प्रोजेक्ट करें जी, से नेक्स्ट 50 ईयर्स और सो, तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह के इस वक्त आपका निज़ाम है और जो इस्टेब्लिशमेंट है और मिलिट्री ऑब्सेस्ड इस्टेब्लिशमेंट है जिस तरह का, तो ये लॉन्ग टर्म पीस के लिए, रीजन के लिए ठीक नहीं है. ऑफ कोर्स नहीं है ठीक. क्योंकि इसका एक हाथ न्यूक्लियर बटन पे है और इसमें से कई सारे जो है वो आपके जिहादी जहनियत के आपके जर्नैल वगैरह आ गए. तो कोई जिहादी जो है वो ये सोचे कि साहब हमें दुनिया का खात्मा ही करना है, आखिरत जल्दी लानी है. कई लोगों, मुझे किसी ने बताया कि भाई इस्लाम का एक वो भी है कि साहब आखिरत फोबिया. जी. एक हाँ, जहादियों का ये भी है, क्योंकि जहादी तो खुद बंद गली में खड़े हैं ना, तो पूरी दुनिया को बंद करना चाहते हैं वो. तो अब वो जो कोई इस तरह का कोई आखिरत फोबिक जर्नैल जो है जिसके हाथ में न्यूक्लियर कमांड है, वो अगर किसी दिन न्यूक्लियर बटन दबा दे तो फिर मतलब हिंदुस्तान तो थोड़ा बहुत फिर भी बच जाएगा, पाकिस्तान का तो नामो निशान ख़त्म हो जाना है उस दिन जी. लेकिन उसको जो है वो आखिरत लाने में सफल हो जाएगा. जी, ये बड़ी ख़तरनाक बात है. और नहीं, जो तो वैसे ये जो भी आखिरत फोबिक जो निज़ाम है जी, पाकिस्तान का, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में तो अगर ये ब्रेकअप हो जाए तो ही दुनिया के लिए अच्छा है, न सिर्फ रीजन के लिए बल्कि दुनिया के लिए अच्छा है, और शायद पाकिस्तानियों के लिए भी. अब जो शायद पाकिस्तान के लिए और भी. जो उनके हालात हैं, चूँकि अपने आप को दुरुस्त तो कर नहीं रहे, या तो दुरुस्त कर लें, तो समझ लें कि हमें इंसानों की तरह ज़मीन पर रहना है. बहरहाल एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम सम अप करेंगे संजय भाई की कंक्लूसिव रिमार्क्स के साथ. इज़ द trade off for Hindu unity be at the cost of Muslim demonization? Will disaffection towards Muslims increase? How can we truly unite everyone? जी बताइए जी. मैं तो इसमें छोटा सा जवाब यही दूंगा कि भाई एक हाथ से ताली नहीं बजती. या आप ये खाली ये उम्मीद करें कि साहब कि हिंदूज जो हैं वो अनलिमिटेड अपने अफेक्शंस देते जाएं और दूसरा जो है वो ये कहे कि साहब कि हम तो न सिर्फ अहले किताब हैं, हम तो अहले रसूल हैं, जी, तो हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं और बाकी सबको तो हमारे नीचे रहना है, तो बाकी सब लोग चुपचाप ये कबूल कर ले कि हम आपके नीचे रहेंगे. तो इस शर्त पे तो किसी भी तरह के प्यार मोहब्बत हो नहीं सकती ना. वही मेरी बात है कि एक पुराना गाना है एक फिल्म आई थी पूरब और पश्चिम बहुत समय पहले,
अर्ली 70s में। तो जी। उसका एक बड़ा गाना है कि साहब कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। अब तो ये जो ये शर्त वाला प्यार जो आपके मुस्लिम आलिम उलमा अशराफ क्लास की तरफ से जो होता है ना, वो अब नहीं हो सकता। अब हिंदू उसके लिए तैयार नहीं है। एक आपको तकसीम करके एक अलग मुल्क दे दिया, उसके बाद भी आप नहीं सुधर रहे हैं, तो फिर ठीक है, फिर दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, बड़ी आपने खुल के बात की और यही बातें आपने अपनी किताब में भी की हैं। और आखिर में संजय भाई, हम आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करना चाहें तो क्या ऐसी बात आप महसूस करते हैं जो हम मिस कर रहे हैं अब तक की गुफ्तगू में और क्वेश्चन आंसर में भी? मेरा ख्याल से तो आपने ज़्यादातर चीज़ें इसमें कवर ही कर ली। एक चीज़ हमने 370 के हवाले से थोड़ा सा इस पे कम देखा है, जी। क्योंकि 370 के अपने जो ये शेख अब्दुल्ला वगैरह के जो ये उनके अपने नैरेटिव थे और उनके अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट थे, वो भी उसमें बहुत सारे आए हुए थे। और दूसरे हमारे पंडित नेहरू की जो एक मैं ये कहूँगा कि उनकी नासमझियाँ भी बहुत ज़िम्मेदार हैं कि ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इंडिपेंडेंट के बाद भी भारत में ये कायम रही। तो ये दो चीज़ें जो हैं, ये शायद मेरे ख़्याल से और तफसील से आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें और आपको ज़्यादा मिल जाएंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिटेल्स इस तरह के दिए हुए हैं कि किस तरह से गलतियों पे गलतियाँ होती रही और किस तरह से अपीज़मेंट पे अपीज़मेंट होता रहा, और जो नतीजा होता है हर अपीज़मेंट का कि इट ओनली मेक्स थिंग्स वर्स, वही होता रहा। इसीलिए जो अब अपीज़मेंट का जो एक विशेष सर्कल था, उसको जो काटने की हिम्मत की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और होम मिनिस्टर अमित शाह ने, वो एक बहुत ही अच्छा इन्होंने स्टेप लिया। और मुझे बस यही लगता है, और ये मुझे कई बार एप्रीहेंशन होता है कि कहीं जो हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है, ख़ासतौर से ये जो ब्यूरोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट है, ये वापस इनको उसी अपीज़मेंट में नहीं घसीट ले। तो उसकी तरफ से हमें थोड़ा सा ख़बरदार रहना है। बस यही मैं आखिर में कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया संजय भाई, आपसे तो बातचीत होती रहती है और होती रहेगी, चूँकि इस कैंडिड डायलॉग की बहुत ज़रूरत है। अब चीज़ों को हम पॉलिटिकल करेक्टनेस के अंदर छुपा के नहीं रख सकते, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई भी बात समझ नहीं आती। हमें बातों को समझना है और इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना है, और इश्यूज़ तभी रिज़ॉल्व होंगे जब सही डायग्नोसिस होगा और उसका सही सलूशन होगा और सही इम्प्लीमेंटेशन होगी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आपका संजय भाई, आपका भी, और व्यूअर्स आपका भी। थैंक यू ताहिर भाई, थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू। आपके लिए गुड नाइट, हमारे लिए अभी गुड आफ्टरनून चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, बातचीत सुनने का। आज के सुपर चैट में संजय डिक्सट भाई की किताब अनब्रेकिंग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और मैं इसके हवाले से ये कहता हूँ कि अब ये जर्नी है अनब्रेकिंग इंडिया टू अनब्रेकेबल इंडिया का। थैंक यू फॉर वॉचिंग सुपर चैट विद मी टुडे।